जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम अपना जेपीएससी का क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि जहाँ पर मैंने आपका क्लास ख़त्म किया था उसके आगे से मैं जो टॉपिक है उसको शुरू करूँगा। तो हम क्या पढ़ रहे थे? इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्ट्स पढ़ रहे थे, इन्वायरमेंट के बारे में। तो हम लोगों ने तो टोटल एग्रीकल्चर, जो 3 एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन था वो पढ़ लिया था आपका। फर्स्ट क्या था आपका? जैसे कि यहीं आपका ना टॉपिक खत्म हुआ था, द नेम ऑफ 3 एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन। ठीक है, तो 3 क्लाइमेट जोन मेरा कौन कौन सा एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन था? फर्स्ट था आपका सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू सब एग्रो क्लाइमेटिक रीजन। ठीक है, सेंट्रल और नॉर्थ ईस्टर्न, एक ये हो गया आपका, मतलब सेंट्रल और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये देख रहे हैं, सेंट्रल और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एक क्लाइमेटिक रीजन आपका क्लाइमेट रीजन हो गया। ठीक है, दूसरा आपका कौन सा हो गया? वेस्टर्न। ये वेस्टर्न वाला पार्ट लातेहार पलामू गढ़वा वाला इसमें आ जाता है। ठीक है, वेस्टर्न प्लेट्यू सब एग्रो क्लाइमेटिक रीजन। और थर्ड आपका हो गया साउथ, जिसमें आपका ईस्ट सिंहभूम हो गया और वेस्ट सिंहभूम हो गया, सरायकेला खरसावा हो गया। तो साउथ ईस्टर्न में यही पड़ेगा आपका। तो साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू सब एग्रो क्लाइमेटिक रीजन। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने आगे का जो हमारा टॉपिक है उसको पढ़ते हैं। मेन ऑक्यूपेशन ऑफ झारखंड। मेन ऑक्यूपेशन ऑफ झारखंड हमारा क्या है? झारखंड का मेन ऑक्यूपेशन तो एग्रीकल्चर है। ठीक है, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। 87% ऑफ इट्स फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल। मतलब झारखंड के जो भी फार्मर हैं वो कैसे हैं आपके? स्मॉल हैं, मतलब छोटे हैं, और मार्जिनल मध्यम और छोटे कैटेगरी के हैं। मतलब वो छोटा जोत करते हैं, मतलब छोटी खेती करते हैं, मतलब उनका जोत कैसा है? छोटा है। तो कितना? 87% ऑफ इट्स फार्मर, मतलब झारखंड के जो फार्मर हैं 87% वो स्मॉल और कैसे हैं? मार्जिनल है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन नॉलेज नेटवर्क इन इंडिया एग्रीकल्चर वाज लॉन्च्ड इन 2013। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन नॉलेज नेटवर्क इन इंडिया एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर में, इंडियन एग्रीकल्चर में ट्रांसफॉर्मेशन नॉलेज मतलब नॉलेज का विस्तार जो नेटवर्क है एक, ये कब लॉन्च हुआ? मतलब लोगों को जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड नॉलेज देना हो गया, मॉडर्न फार्मिंग के बारे में, क्रॉप रोटेशन के बारे में, मल्टी क्रॉप फार्मिंग के बारे में, ये सब कब ये मतलब लॉन्च किया गया? ट्रांसफॉर्मेशन नॉलेज नेटवर्क इन इंडिया एग्रीकल्चर वाज लॉन्च इन ईयर 2013। तो ये सब डेटा है जो आपको याद करना है, आपके पीटी के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 3 स्टेट्स, कौन कौन से स्टेट में आपका ये लॉन्च किया गया ट्रांसफॉर्मेशन नॉलेज नेटवर्क? कौन कौन से 3 स्टेट में? तो महाराष्ट्र, उड़ीसा और झारखंड। तो ये देखिएगा एमसीक्यू में आपका आ जाएगा, जब आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा किसी का भी बुक का, तो देखिएगा ये चीज़ आपको मिल जाएगा आपको। ठीक है, कौन कौन से 3 स्टेट में इसको मतलब इंट्रोड्यूस किया गया, लॉन्च किया गया ट्रांसफॉर्मेशन नॉलेज नेटवर्क को? तो महाराष्ट्र, उड़ीसा और झारखंड को। इसका पर्पज क्या था? इसका पर्पज अब हम लोग देख लेते हैं। तो इसका पर्पज था आपका टू इंक्रीज पर एकड़ प्रोडक्शन, मतलब सिंपल वे में समझिए कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। ठीक है, मतलब इकोनॉमिक टर्म्स में अगर देखें तो लेस इनपुट एंड मोर आउटपुट। तो वही है कि जो प्रोडक्शन था हमारा पर एकड़ में बढ़ना चाहिए। मान के चलिए 1 एकड़ में किसी का अगर 1 क्विंटल धान हो रहा है तो उसको हमको कितना कर देना है? 3 से 4 क्विंटल कर देना है। ठीक है, टू इंक्रीज पर एकड़ प्रोडक्शन हमको बढ़ाना था, इसका पर्पज था ट्रांसफॉर्मेशन नॉलेज नेटवर्क का। इन झारखंड इट्स सेंटर्स आर इस्टेब्लिश्ड इन ईस्ट सिंहभूम एंड रांची। मतलब इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन नॉलेज नेटवर्क है इसका झारखंड में कहाँ कहाँ सेंटर है? तो एक आपका पूर्वी सिंहभूम में हो गया, ईस्ट सिंहभूम में और रांची में। और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 2013 में। और उसी टाइम झारखंड में भी इसका सेंटर, झारखंड में 2013 में ही ईस्ट सिंहभूम और रांची में इसको इस्टेब्लिश किया गया। तो इसका काम क्या है ट्रांसफॉर्मेशन नॉलेज नेटवर्क का? मतलब फार्मर्स को बताना कि आप क्लाइमेट के, मतलब क्लाइमेट के प्रतिरूप आप खेती करें। ठीक है, जैसे कि मान चलिए जहाँ पर कहीं ड्राउट प्रोन एरिया है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? अपना क्रॉप पैटर्न में चेंजेस लाएंगे। जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पे हम वैसा फसल करेंगे। मान चलिए जहाँ
ड्राउट है, सूखा कमी है, पानी का कमी है वहाँ पर, ठीक है, हमेशा ड्राउट अगर है तो हम धान और गेहूँ की खेती ना करके क्या करेंगे, हम दाल का खेती करेंगे। दलहन क्या है आपका, कम पानी में भी मतलब अच्छा प्रोडक्शन होता है। तो वही चीज़ है इसका कि आपको मॉडर्न फार्मिंग से रिलेटेड टेक्नोलॉजी क्या क्या है वो सब के बारे में बताना। अब आगे देखते हैं। देखिए ये क्लाइमेट एवरेज, ये तो मैं आपका डिजास्टर जब पढ़ा रहा था उसका ये पॉइंट था, मैं आपको इसको नोट डाउन कराया था, तो इसको आप नोट डाउन मत करना, ठीक है। ये क्लाइमेट एवरेज है, वो चीज़ मैंने आपको लिखवाया हुआ था डिजास्टर में कि क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है, इसका कारण क्या है, तो उसका पॉइंट है। अब चलते देखिए कुछ एमसीक्यू है बीच में, तो उस एमसीक्यू को भी देखते चलते हैं साथ में, क्यों। तो हाउ मच झारखंड रिसीव्स रेनफॉल पर ईयर, मतलब यहाँ बोल रहा है कि झारखंड एवरी ईयर कितना रेनफॉल रिसीव करता है, तो मोर देन 1500 mm, कितना 1500 mm और 1100 to 1500, मतलब इसके बीच में, या 1500 1500 से ज़्यादा करता है या फिर 1100 से 1500 बीच में, ऐसा ऑप्शन रहेगा तो आपको यही मारना है, ठीक है। या तो दिया रहेगा मोर देन 1500 तो 1500 मार देना है, ठीक है। अगर दिया रहेगा 1100 से 1500 बीच में तो ये भी सही है, तो इसको मार देना है। पर अगर रहेगा मोर देन 1600 तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1500 से ज़्यादा है तो मतलब क्या है आपका इतना भी ज़्यादा नहीं हो जाएगा, 100 mm का आपका ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो सकता है। तो वही चीज़ क्या है कि मोर देन 1500 mm और 1100 से 1500 से बीच में होगा, ठीक है। यहाँ ज़्यादा लिख दिए हैं, इसको बीच में कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। अब देखिए सॉइल कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग अभी सुने होंगे कि सॉइल कार्ड, मतलब सॉइल कार्ड भी गवर्नमेंट द्वारा जारी किया, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट है आपका सॉइल कार्ड मतलब जारी कर रहा है कि किसका खेत का पीएच वैल्यू कितना है, उसके हिसाब से कौन कितना ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज कर रहा है। तो अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, आप देख रहे हैं कि आपका जैविक खेती की ओर, ठीक है, जैविक खेती को प्रोत्साहन कर रही है कि नहीं कर रही है। तो उससे अगर मान चलिए सॉइल कंडीशन के बारे में पहले देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद मैं आपको ये सब बता दूंगा। सॉइल कंडीशन, 49% ऑफ सॉइल ऑफ झारखंड आर हाईली एसिडिक। देखिए वही चीज़ है कि यहाँ पे झारखंड का सॉइल हाईली एसिडिक क्यों है, ये जानने का मतलब होना चाहिए कि आखिर में झारखंड का सॉइल हाईली एसिडिक क्यों है। 49% ऑफ सॉइल बता रहा है, बताइए। क्योंकि हमारे झारखंड में जानते हैं कि बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। मेटल्स देख लीजिए, बहुत सारे मेटल्स हैं, जैसे कि आपका मेटल्स में हो गया कॉपर पाया जा रहा है, यूरेनियम पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, और हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री में मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, होता है कि नहीं। तो जिसके कारण क्या हो रहा है हमारा कि सॉयल है सो हमारा जिसके कारण है मेटलिक जो मिनरल्स है उसके कारण हमारा झारखंड का सॉयल एसिडिक हो जा रहा है। कितना परसेंट, 49%। पीएच वैल्यू ऑफ दिस सॉयल रेंजेस बिटवीन 4.5 to 5.5। पीएच वैल्यू जो इस सॉयल का है झारखंड का, वो किसके बीच में लाई कर रखता है, पीएच स्केल होता है, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, उसमें मतलब बोला जाता है 7 के नीचे अगर रहा तो वो एसिडिक है और 7 के ऊपर रहा तो बेसिक है। तो यहाँ पे देखिए वो किसके बीच में लाइज करता है, 4.5 to 5.5 के बीच में, मतलब यह एसिडिक इन नेचर है यहाँ का जो सॉयल है सो। 8% ऑफ सॉयल आर न्यूट्रल, मतलब सोचिए झारखंड का अगर 100% सॉइल है तो उसमें आपका 49% सॉइल क्या निकल जा रहा है, आपका एसिडिक, और मात्र 8% ऑफ सॉइल है जो न्यूट्रल है, जिसमें आप खेती कर पाओगे, ठीक है। और कहाँ कहाँ का वो न्यूट्रल है सॉइल, तो साहेबगंज का हो गया, गढ़वा का हो गया, पलामू का हो गया, है न्यूट्रल सॉइल। अब आप बताइए कि यहाँ एरिया का आपका सॉइल न्यूट्रल क्यों है, कोई बता सकता है। क्योंकि देखोगे साहेबगंज एरिया में आपका, साहेबगंज का एरिया जो हो गया, वहाँ पे क्या करते हैं, गंगा नदी बहती है। तो गंगा नदी बहती है तो वो अपने साथ क्या करती है, खादर जो मिट्टी होती है, खादर और बांगर पड़े होंगे, बांगर पुरानी मिट्टी होती है, खादर नई मिट्टी होती है, ठीक है। तो जो न्यू एलिवियल सॉइल है, खादर मिट्टी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, न्यू एलिवियल सॉइल, और ओल्ड एलिवियल सॉइल, ओल्ड एलिवियल सॉइल को बांगर मिट्टी कहते हैं। तो साहेबगंज एरिया में तो आपका गंगा नदी है, तो गंगा नदी तो हर एक साल बाढ़ आने के कारण वहाँ पर नई एलुवियल सॉइल आती है, ठीक है। तो वो तो ऑलरेडी आपका क्या कहते हैं कि मतलब पूरा NPK नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम से युक्त होती है, मतलब वो खेती करने लायक होती है। उसमें हर प्रकार का केमिकल सब्सटेंसेस ह्यूमस पाया जाता है, जिसके कारण वहाँ पे खेती अच्छा होता है। तो वहाँ का किसान को ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज करना नहीं पड़ता है।
और दूसरा चीज़ आप देखोगे कि साहेबगंज के साइड में आपको उतना मेटल नहीं है, वहाँ के ज़मीन में मिनरल्स में आपको मेटल नहीं पाया जाएगा। हाँ, भले कोल पाया जाता है तो कोल से ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेटल्स वहाँ पर नहीं पाया जाता है, जिसके कारण साहिबगंज क्या है, वहाँ का सॉइल न्यूट्रल है आपका। और वही गढ़वा पलामू में भी देख लो तो वहाँ का भी उधर कोई किसी प्रकार का मेटल नहीं पाया जाता। ऊपर से उधर उधर क्या आपका नॉर्थ केयल हो गया, ठीक है, औरंगा हो गया, अमानत हो गया, नदी जैसे हो गया, ऊपर उधर से आपका अमरकंटक से सोन नदी बहती है। तो वो भी क्या करते हैं अपने साथ हर एक समय बाढ़ के सीजन में खादर मिट्टी न्यू अवेलेबल सॉइल को लेकर आती है, जो कि बहुत ही उपजाऊ होती है, ठीक है, जिस कारण उधर का मिट्टी क्या है आपका न्यूट्रल है। तो माइंड में रख लो मैप से कि हाँ, जिधर नदी है क्या है, तो साहेबगंज साइड गंगा नदी है, उधर का मिट्टी न्यूट्रल है, गढ़वा और पलामू का मिट्टी न्यूट्रल है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। ईस्ट सिंहभूम है हाईली एसिडिक सॉइल। पूर्वी सिंहभूम में देखिए सबसे ज़्यादा खनिज संपदा है कि नहीं, और जैसे सिंहभूम एरिया में भी देख लीजिए, ईस्ट सिंहभूम में आप देखिएगा तो वहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्री भी हैं, जिसके कारण भी वहाँ का सॉइल क्या होता है, एसिडिक हो जाता है। आपका टाटा स्टील कंपनी देख लो, उधर यूरेनियम माइंस है, आपका कॉपर माइंस है कि नहीं है, तो जिसके कारण वहाँ का जो सॉइल है आपका एसिडिक हो जाता है। वहाँ का पीएच वैल्यू क्या है, पीएच वैल्यू मेजर्ड ऑन स्केल बिटवीन 0 to 14। हम बोले कि पीएच स्केल का रेंज क्या होता है आपका, 0 से 14 के बीच में होता है। जी, अगर 7 के नीचे है तो वो एसिडिक है, और 7 के ऊपर है तो वो बेसिक है आपका। इट मेजर्स हाउ एसिडिक और बेसिक अ सब्सटेंस और सॉल्यूशन है। पीएच स्केल के बारे में ही बताया जा रहा है। पीएच वैल्यू ऑफ 7 इंडिकेट्स न्यूट्रल, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ठीक है, मतलब जिसका पीएच स्केल पर 7 आएगा इंडिकेटर नंबर 7, वो ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। पीएच वैल्यू लेस देन इज एसिडिक एंड पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 इज बेसिक, ठीक है, मतलब 7 के नीचे है तो आपका क्या है, एसिडिक इन नेचर है, ठीक है, और 7 के ऊपर है तो क्या है, बेसिक, मतलब क्षार, क्षार और भस। तो ये आपका क्या है, क्षारीय प्रवृत्ति में है, 7 के ऊपर है तो, ठीक है। इतना देख लिया अब हम लोग। हाँ, आपको बता रहे थे सॉइल कार्ड के बारे में। जैसे हरियाणा गवर्नमेंट हो गया, इंडिया भी आपका लगता है सॉइल कार्ड जारी किया था, आई थिंक 2014 या 15 में इस चीज़ को इंडिया गवर्नमेंट भी लागू किया था, एक सॉइल कार्ड जारी किया था। और अभी हरियाणा गवर्नमेंट भी सॉइल कार्ड जारी किया है, जिसमें यह मतलब देखा जाता है कि किस किसान के खेत का पीएच वैल्यू मतलब कैसा है, और वो कितना फसल प्रोडक्शन कर सकता है। इससे हमको क्या पता लगता है कि हाँ, इस मिट्टी में उपजाऊ मिट्टी है और यह उपजाऊ मिट्टी नहीं है, ठीक है। तो किसमें कितना पेस्टिसाइड यूज होना चाहिए, कितना दवा यूज होना चाहिए, तब उसका पर हेक्टर प्रोडक्शन बढ़ेगा, है कि नहीं है। तो इसलिए सॉइल कार्ड को जारी किया जाता है। तो ये आप अपना मेंस का आंसर राइटिंग में लिख सकते हो। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम अपना। देखिए अब यहाँ पर सब मार्जिनल फार्मर्स इन झारखंड 49.8 कितना है, सब मार्जिनल, सब मार्जिनल मतलब जो मध्यम किसान है आपके, ठीक है, मतलब थोड़े से अमीर और क्या कहते हैं मध्यम के बीच के जो किसान हैं वो सब मार्जिनल कितने हैं आपके 49.8%। फार्मर हैविंग लैंड लेस देन 0.4 हेक्टेयर, ठीक है, सब मार्जिनल मतलब ये मध्यम, सॉरी मैं उसमें गलत बता दिया, मध्यम जो मिडिल मध्यम किसान है उसके जस्ट नीचे जो लाई करते हैं उसको सब मार्जिनल बोला जाता है। तो उनका परसेंटेज कितना है आपका झारखंड में 49.8%, और उनके पास लैंड कितना है तो 0.4 हेक्टर से भी कम लैंड है। मार्जिनल फार्मर्स इन झारखंड 22.8%, और उनके पास कितना लैंड होल्ड करते हैं वो तो 0.4 से 1 हेक्टर। लैंडलेस फार्मर्स इन झारखंड, जिनके पास ऐसे झारखंड जिनके पास लैंड है ही नहीं, वो किसी और के खेत में जाकर खेती कर रहे हैं, वो ऐसे कितने हैं 9.3% फार्मर्स है। फार्मर्स हैविंग लैंड मोर देन 3 हेक्टर, मतलब ऐसे किसान बड़े जोत वाले किसान जिनके पास बहुत ज़्यादा है वो कितने हैं तो 18% है झारखंड में, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जिनके पास बड़े किसान हैं वो खुद से खेती तो करते हैं नहीं, किसी और से करवाते हैं, और उन्हीं के पास क्या है मतलब 18%, मतलब ऐसे 18% किसान है बड़े किसान, और उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है और वो खेती खुद से करते नहीं किसी और से कराते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद करके रखना है, ये अपडेटेड डेटा है आपका, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ठीक है, हमारे
इन्वायरमेंट पर। तो देखिए इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, अनअवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर। मान के चलिए क्लाइमेट पर किसी प्रकार का असर पड़ेगा, मतलब क्लाइमेट चेंज में पैटर्न आएगा, तो क्या होगा, आपका लेट मानसून होगा, होगा कि नहीं होगा, जिसके कारण ड्राउट होगा। ड्राउट होगा तो क्या होगा, फ्रेश वाटर का भी आपका कमी होगा, होगा कि नहीं। जैसे झील में, झरने में, नदी में क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है। और फ्रेश वाटर वो क्या होगा, जब बारिश लेट मानसून आएगा तो पानी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। कम होगा तो क्या होगा कि हमें पीने के लिए पानी जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर का कमी होगा। तो वही लिखा हुआ है अनअवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर। फूड सिक्योरिटी, मतलब देखिए फूड सिक्योरिटी भी होगा। मान के लिए क्लाइमेट चेंज में पैटर्न आ रहा है, आप उसी से रिलेट कीजिए। मानसून लेट आएगा, ड्राउट हो जाएगा, तो फूड सिक्योरिटी के कंडीशन मतलब हमारे देश में, हमारे स्टेट में होगा कि नहीं होगा। गवर्नमेंट को फूड सिक्योरिटी करना पड़ेगा कि कोई भी भूखा ना मरे। तो इससे क्या होगा, हमारा राजस्व घाटा मतलब फिस्कल डिफिसिट बढ़ेगा, जहाँ पे जो मनी से गवर्नमेंट कुछ कैपिटल एसेट का निर्माण करता है, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है आपका, तो वो तो नहीं हो रहा है। अब वो पैसा कहाँ यूज हो रहा है, फूड सिक्योरिटी में हो रहा है, ताकि हमारे देश के नागरिक, हमारे राज्य के नागरिक, सिटीजन्स क्या हो, भूखे ना मरे। तो फूड सिक्योरिटी का कंडीशन उत्पन्न हो जाएगा आपका। फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, सही बात है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगा तो क्या होगा आपका, ऑटोमेटिक है सो क्लाइमेट का चेंज पैटर्न होगा ही होगा। इट ऑल्सो अफेक्ट बायोडाइवर्सिटी, मतलब जैव विविधता को भी अफेक्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, जरूर करेगा। इट ऑल्सो अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ पे भी आपका चेंजेस होगा। जैसे कि बहुत कोई को देखिएगा कि क्लाइमेट का चेंज में जब पैटर्न होता है तो बहुत कोई को सर्दी खांसी पकड़ लेता है। तो ये तो छोटा मोटा आपका मतलब क्या हो गया, बीमारी हो गया। और ज़्यादा बीमारी देखोगे कि आजकल बहुत ज़्यादा कैंसर हो रहा है, जहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपका, पहले आदमी 80-90 साल जीता था, आज 60 साल जी रहा है। तो ह्यूमन हेल्थ पर क्या हो रहा है, असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, पड़ रहा है। तो वही चीज़ हमें अपने सराउंडिंग्स को देखकर बस अपने आंसर राइटिंग को लिखना है, अपना बस माइंड ओपन रखना है और ऑब्जर्व करना है। इंडिया हैज विटनेस्ड एन इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अबाउट 0.2 डिग्री पर डिकेड ड्यूरिंग 1971 टू 2007। देखिए अभी पीछे मैं जब पढ़ा रहा था आपका डिजास्टर, तो वहाँ पे मैंने आपको कुछ डेटा दिया था क्लाइमेट चेंजेस से, दिया था कि नहीं दिया था। तो ये भी आप देखिए, क्लाइमेट इधर भी बताया आपको मैंने क्लाइमेट एवरेज से। तो ये सब चीज़ को ना आप डिजास्टर में भी ऐड कर सकते हो और इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्ट्स में भी लिख सकते हो। तो बस आपको कनेक्ट करना है, आपको माइंड में होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए आपको डेली बेसिस पे करेंट अफेयर्स भी पढ़ना है। जो मैं आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देता हूँ उसको भी देखिए, और जो आपका झारखंड करंट अफेयर्स देता हूँ उसको भी देखिए। तो इससे क्या होगा ना कि आप आंसर राइटिंग के लिए आपको किसी चीज़ को रटना नहीं पड़ेगा मेंस में, वो ऑटोमेटिक आपका माइंड में रहेगा कि अच्छा अच्छा। अरे आंसर राइटिंग मान चलते आप डेटा ईयर भूल जाओगे, पर लिखोगे तो फैक्ट तो लिखोगे ना, उससे क्या होगा, एग्जामिनर इम्प्रेस होगा कि नहीं, कि बंदे को कुछ पता है, ये मतलब आसपास के नॉलेज के, नेशनल इंटरनेशनल का, अपना स्टेट का नॉलेज रखता है, क्या क्या चेंजेस हो रहा है। तो एक ऑफिसर में क्या होना चाहिए, यही चीज़ होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन पावर अच्छा होना चाहिए। अगल बगल में किताबी कीड़ा नहीं ना बनना है हम लोगों को। और वो ज़माना चला गया कि किताब से रट लिए, पढ़ के लिख दिए। अभी जो भी आप अपने आंसर राइटिंग में करंट डेटा डालो तो बहुत अच्छा होगा। तो वही, इंडिया हैज विटनेस्ड एन इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अबाउट 0.2 डिग्री पर डिकेड ड्यूरिंग 1971 टू 2007। ये हो गया, जैसे आपको पुराना डेटा हो गया, ये हमारे कोचिंग में लिखवाया गया, पर मैं करंट अफेयर्स पढ़ा था तो खुद से उस चीज़ को मैं नोट डाउन किया। और वो चीज़ मेरे कोचिंग में के बच्चों के पास भी वो नहीं होगा, जो चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ खुद से ऐड करके डेटा और फैक्ट्स। तो यहाँ पे देखिए पुराना डेटा हो गया, आप नया डेटा ऐड कर देना इसके जगह। तो बता रहा है कि 1971 से 2007 के बीच में कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ गया हमारा टेम्परेचर, 0.2 डिग्री। और अभी हम देख रहे हैं कि हमारा 2024 का जो 21 जुलाई था, 22 जुलाई, वो सबसे अधिक टेम्परेचर वाला था आपका। और अभी आज और कल का यस्टरडे का न्यूज बता रहे हैं कि आया है कि आपका जो नॉर्थ पोल पर है, जो क्या कहते हैं आर्टिक रीजन, वहाँ पर है वो एवरेज टेम्परेचर क्या हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस मतलब बढ़ गया है, जिससे ग्लेशियर क्या हो रहा है, पिघल रहा है आपका। तो ये सब चीज़ आपको लिखना है, और वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट डाउन करते जाओ। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एन इंक्रीज ऑफ 1 सेंटीमीटर इन सी वाटर लेवल हैज बीन रिकॉर्डेड। क्यों 1 सेंटीमीटर ऑफ सी लेवल क्यों बढ़ गया, क्योंकि हमारा गर्मी के कारण, ग्रीन हाउस गैस के कारण ग्लेशियर पिघल रहा है। अभी देख लो, वेनेजुएला है एक ऐसा कंट्री आपका नॉर्थ अमेरिका का, सॉरी साउथ अमेरिका का, जो अपना पूरा ग्लेशियर खो दिया है,
उसके पास एक भी ग्लेशियर नहीं बचा हुआ है, ठीक है। और अभी आप ये 1 वीक का पहले का आप देखोगे तो नेपाल का जो था ग्लेशियर वो भी पिघलना चालू हो गया है। तो ये सब ऐड करना है। तो क्यों एन इंक्रीज ऑफ 1 सेंटीमीटर इन सी वाटर लेवल हैज बीन इन रिकॉर्डेड। क्यों? बस इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज का पैटर्न चेंज हो रहा है इस कारण। द रेसेंट फेनोमेना ऑफ साइक्लोनिक वेव इन झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा इज जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। अभी देखोगे कि जैसे कि बार बार ये पश्चिम बंगाल में आपका तमिलनाडु बॉर्डर में हो गया, इधर आपका क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल एरिया हो गया उधर, क्यों मतलब ऐसा साइक्लोनिक हमेशा आते रहता है, यही क्लाइमेट चेंज पैटर्न के कारण। तो वही लिखा गया कि द रिसेंट फेनोमेना ऑफ साइक्लोनिक वेव इन झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा इज जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब देखिए, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एप्पल्स गार्डन हैव बीन मूव टू हायर एल्टीट्यूड। सोचिए, मतलब जहाँ एप्पल का गार्डनिंग होता है वहाँ पर पहले मतलब लो लेटीट्यूड पे ही किया जाता था, पर अब उसको क्या किया जा रहा है, हाई एल्टीट्यूड पे मूव किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वैसा उसको क्लाइमेट जोन मिल ही नहीं पा रहा है एप्पल्स का गार्डनिंग के लिए, फार्मिंग के लिए। तो ये सब आपको असर दिखा रहा है, ये सब क्लाइमेट चेंज में पैटर्न का असर है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ग्लोबल वार्मिंग कैन ऑल्सो अफेक्ट द डायनेमिक ऑफ मानसून। In such a situation, 60% of the agriculture land in the country depends on rain. Climate change will have far-reaching effects on the agriculture-based population. देखिए क्या बोल रहा है कि अभी भी हमारे कंट्री में, देश में 60% ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड है वो किस पर डिपेंड करता है, मानसून पर, रेन पर, ठीक है। तो जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा आपका तो क्लाइमेट चेंज होगा, आपको सुना ही होना है। तो क्लाइमेट चेंज जब आपका होगा तो ड्राउट होगा। और यहाँ पे इंडिया में क्या है, 60% ऑफ लैंड है तो जो रेनफॉल पे डिपेंड करता है। तो क्या होगा, फूड स्कैरिसिटी होगा, सरप्लस फूड होगा नहीं आपका, तो क्या होगा, भुखमरी का समस्या आएगा। तो ये सभी आपको लिखना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं लिखा हूँ वही लिखना है आपको, आप खुद से भी लिख सकते हो। तो ये सब बस पॉइंट एक है कि मैं आपको पढ़ाने के लिए, और जब मैं अपना रिवीजन करूँगा तो माइंड में आ जाएगा और मैं जाकर वहाँ पर लिखूँगा। उसी प्रकार आपको भी करना है। तो मैं इतना समय देकर क्यों पढ़ा रहा हूँ कि आप हर एक बात को सुनिए। मानता हूँ कि मैं हर चीज़ इंग्लिश मीडियम में दे रहा हूँ, पर हिंदी में बता रहा हूँ तो उसको आप अपने शब्दों में लिखिए। अपने शब्दों में लिखना ही सबसे अच्छा है, एग्जामिनर को जितना इजी पढ़ सके आप। ज़्यादा पेचीदा वर्ड का यूज नहीं करना है हिंदी वालों के लिए, मैं हिंदी वाले के लिए बोल रहा हूँ मैं। और जो इंग्लिश वाले हैं वो भी आप क्या बोलते हैं, सिंपल एंड लो लेवल लैंग्वेज में लिखिए वहाँ पर, ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। पर वर्ड्स का सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, वर्ड रिपीटेशन नहीं होना चाहिए आपका। अब देखते हैं, झारखंड इज मेनली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एज 80% ऑफ इट्स पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। मतलब देखिए 80% ऑफ पॉपुलेशन जो झारखंड का है वो किस पे डिपेंड है आपका, एग्रीकल्चर पे। और एक पीछे हमने क्या पढ़ा आपका कि एग्रीकल्चर जो है सो आपका मेन ऑक्यूपेशन है, ठीक है, झारखंड का। झारखंड इज मोर वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज। सही बात है, झारखंड अभी देख लो ना, इसी साल 2024 में कितना लेट मानसून आया था, झारखंड में आया था कि नहीं आया था, और कितना गर्मी था ना। तो देखो ये सब क्या है, क्लाइमेट चेंज का पैटर्न के कारण है। और बोल रहा है कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल स्टेट कौन है आपका, झारखंड है, खुद सोच लीजिए। द स्टेट हैज 40% ऑफ द कंट्रीज प्रूवन रिजर्व्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। और देखिए यहाँ पे क्या है कि ये चेंज पैटर्न झारखंड वल्नरेबल इतना क्यों है, क्योंकि 40% ऑफ द मिनरल रिसोर्स आपका पूरा इंडिया का झारखंड में पाया जाता है। अगर झारखंड में पाया जा रहा है, माइनिंग किया जाएगा, माइनिंग करेंगे आप, जब कोल निकालोगे, माइका निकालोगे, कॉपर, काइनाइट, कुकिंग कोल, यूरेनियम, पायरेट, ये सब जब आप निकालोगे, मतलब तो डिफॉरेस्टेशन करोगे, पेड़ का काटोगे, ठीक है। पेड़ काटोगे तो क्या होगा, क्लाइमेट में चेंज में पैटर्न आएगा। तो जिसके कारण क्या है, हमारा झारखंड सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। मिनरल्स यहाँ पे इतना ज़्यादा है कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिसके कारण, निकालने के कारण, माइनिंग के कारण, तो यह और वल्नरेबल होते जा रहा है। झारखंड रैंक फर्स्ट इन द कंट्री इन द प्रोडक्शन ऑफ कोल, माइका, कॉपर। देखिए, और ये 40% तो रिजर्व रखता ही है अपने पास, नो डाउट। और उसके साथ क्या, किस किस चीज़ में ये रैंक फर्स्ट करता है, तो प्रोडक्शन, रिजर्व में नहीं है आपका, प्रोडक्शन में। देखिए कोल का, माइका का, कॉपर का, काइनाइट का प्रोडक्शन में ये टॉप पर है, ठीक है। किस चीज़ का टॉप पे है आपका, प्रोडक्शन में। इस चीज़ को वर्ड को याद में रखिएगा, प्रोडक्शन और रिजर्व में दोनों अलग अलग चीज़ है। प्रोडक्शन में टॉप है झारखंड, किस चीज़ में, कोयला में, माइका में,
कॉपर में, काइनाइट में, ठीक है। माइका क्या हो गया आपका, माइका आपका अभ्रक, ठीक है, अभ्रक जो कोडरमा में पाया जाता है आपका। झारखंड इज द ओनली प्रोड्यूसर ऑफ कुकिंग कोल, यूरेनियम एंड पायराइट। पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपका कुकिंग कोल, यूरेनियम और पायराइट का एकमात्र प्रोड्यूसर कौन सा है आपका, झारखंड। सोचिए, इन स्पाइट ऑफ दीज अचीवमेंट्स आयरनी इज डेट वी हैव नॉट यूटिलाइज आवर मिनरल रिसोर्स फुल्ली। मतलब बताइए, इतना सारा मिनरल्स है हमारा मतलब स्टेट में भरा पड़ा हुआ है, पर हम लोग क्या अभी तक सही से यूज नहीं कर पाए अपने मिनरल रिसोर्स को सही तरीके से, कि हाँ अगर हम मिनरल रिसोर्स निकाल रहे हैं तो उसके लिए टेक्नोलॉजी बेटर कैसा होना चाहिए। टेक्नोलॉजी रहेगा तभी ना हम मतलब अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे, ताकि हम अपना यूज को करते हुए अपने फ्यूचर के जो जनरेशन है उनको भी इसका यूज करने का मौका दें। तो वही चीज़ है, इन स्पाइट ऑफ दीज अचीवमेंट्स आयरनी इज डेट वी हैव नॉट यूटिलाइज आवर मिनरल रिसोर्सेज फुल्ली। अब चलिए कुछ फैक्ट है उसको पढ़ लिया जाए। सम फैक्ट्स, अरेबल एग्रीकल्चर लैंड इन झारखंड, मतलब कृषि योग्य भूमि जो आपका है झारखंड कितना है ये तो सब जान रहे होंगे, एमसीक्यू सॉल्व करो तो 38 लाख हेक्टेयर। कितना, 38 लाख हेक्टेयर। और कुल बोई गई भूमि, ठीक है, कितना, 22.38 लाख हेक्टेयर। मतलब 38 लाख हेक्टेयर खेती करने लायक ज़मीन है एग्रीकल्चर लैंड, पर उस पर बोया कितना जाता है, खेती किया कितना जाता है, तो 22.38 लाख हेक्टेयर में है। और टोटल इरिगेटेड लैंड, मतलब जहाँ पर मतलब इरिगेशन का मतलब पानी का सुविधा है वैसा कितना लैंड है, तो 1.7 लाख हेक्टेयर। सोचिए 38 लाख हेक्टेयर है जिसमें 22.38 लाख हेक्टेयर पे आपका खेती किया जाता है, और जिसमें से मात्र 1.57 लाख हेक्टेयर है जहाँ पे इरीगेशन का फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ये सब क्या दिखाता है, आपका गवर्नमेंट का एक फेलियर दिखाता है, ठीक है। लिटरेसी रेट इन झारखंड 67.63, मतलब लिटरेसी रेट भी अच्छा है झारखंड का, उसके बावजूद भी बताइए कि हमारे देश में टेक्नोलॉजी, हमारे स्टेट में वैसा टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम अपने मिनरल रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज कर पाएँ, इरिगेशन फैसिलिटी को हम अपने एग्रीकल्चर लैंड पर मतलब एक्सटेंड कर पाएँ। जियोग्राफी झारखंड और पार्ट रीजन, ठीक है, यहाँ तक हो गया। इट इज 800 to 1100 मीटर अबव सी लेवल, मतलब ये जो आपका रीजन है वो मतलब कितना मतलब ऊंचा है, मतलब 800 से 1100 मीटर इसका हाइट है, ठीक है। याद रखिएगा सी लेवल से कितना है, 800 से 1100 मीटर, ये माइंड में रखिएगा। ये चीज़ आपको मतलब क्या कहते हैं, आता है आपका पीटी में, एमसीक्यू में, ठीक है। तो इसका हाइट कितना है पार्ट का, 800 से 1100 मीटर है। इट कवर्स द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ रांची, मतलब रांची का जो कुछ पार्ट है नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ और कुछ इस साइड का, आप मैप से देखोगे तो नॉर्थ और वेस्टर्न जो है उसका जो पार्ट है आपका, जैसे ये नॉर्थ हो गया, यहाँ पे मान लीजिए रांची लाई कर रहा है आपका, ये नॉर्थ वाला एरिया इसका कुछ हो गया और ये वेस्टर्न वाला कुछ एरिया हो गया। इस चीज़ को क्या करता है, ये कवर करता है पार्ट एरिया, ठीक है। रांची डिस्ट्रिक्ट एंड साउथ एज ऑफ पलामू डिस्ट्रिक्ट, पलामू को बताया मैं कि साउथ पलामू का कौन सा साउथ पार्ट को ये करता है। सेकंड देखिए रांची प्लेट्यू, इट इज 600 मीटर अबव सी लेवल, और इसका हाइट कितना है आपका रांची प्लेट्यू का, तो 600 मीटर है सी लेवल से। वो पार्ट वाला कितना था आपका 800 से 1100, माइंड में रखिए 800 से 1100, और रांची का कितना 600। लोअर छोटा नागपुर प्लेट्यू, इट इज़ 300 मीटर अबव सी लेवल। देखिए छोटा नागपुर का जो लोअर लेवल है, मतलब मैप रहता है ना तो मैं अच्छा से बताता आप लोग को, आप लोग खुद देखिए। जैसे छोटा नागपुर वो एरिया हो गया पूरा, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर। तो दक्षिणी छोटा नागपुर में भी दो बांटा गया है, जैसे ये आपका हो गया झारखंड, ठीक है, ये हो गया रांची वाला एरिया, उत्तरी छोटा नागपुर, और ये दक्षिणी छोटा नागपुर। दक्षिणी छोटा नागपुर में भी लोअर ला हो गया, तो लोअर ला में कौन सा चल जाएगा, ये लोअर नहीं होगा आपका, लोअर ये एरिया हुआ, ठीक है आपका। तो ये जो इसका हाइट है, इसका हाइट कितना है आपका, देखिए रांची तो नीचे में आ जाता है साउथ वाला में, तो इसका तो ऑलरेडी आपका हम बता दें कि 600 मीटर है, पर लोअर छोटा नागपुर का कितना हो गया इसका 300 मीटर अबव सी लेवल। द फोर्थ प्लेट्यू इज ए यूनिफॉर्म सरफेस formed by river valleys, plains and lower parts of the outer plateau which lies between
150 to 300 मीटर अबव मीन सी लेवल। ये बात कर रहा है आपका द फोर्थ प्लेट्यू कौन सा, ये आपका राजमहल का एरिया का। इधर आपका प्लेन एरिया मिलेगा और इसका हाइट कितना है, तो 150 से 300, याद रखिएगा कितना, इसका 150 से 300 मीटर, ठीक है। और ये कौन कौन सा, तो द फोर्थ प्लेट्यू इज ए यूनिफॉर्म सरफेस फॉर्म्ड बाय रिवर वैलीज, प्लेन्स एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द आउटर प्लेट्यू विच लाइज बिटवीन 150 to 300 मीटर अबव सी लेवल। और कौन कौन से, राजमहल हिल्स एंड कैमूर प्लेट्यूज फॉल इन दिस रीजन, ये जो रीजन है आपका यही। तो हम देख लिए यहाँ पे कि पार्ट का कितना था आपका, 800 से 1100 मीटर सी लेवल से हाइट था। आपका यहाँ पर देख लिए रांची का कितना था आपका, तो रांची का हो गया आपका 600, वही लोअर छोटा नागपुर का 300। इधर साइड का देख लिए कितना हो गया मेरा, इधर का 150 से 300। तो यही चीज़ माइंड में रखना है और कुछ नहीं है। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे और है कि नेक्स्ट डे में पढ़ा दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट डे में सो बाकी का जो है सो पढ़ा दूँगा। आज बहुत आधा घंटा से ज़्यादा का क्लास हो गया, ओवर हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम में जो सॉइल ऑफ झारखंड है वो मैं आपका कराऊंगा, और नेक्स्ट डे आपका जो भी क्लास होगा वो उसमें मैं इस चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा। तो इस चैप्टर से भी आपका 5 क्वेश्चन का आता है, तो 5 क्वेश्चन इस चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपका 5 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। 5 क्वेश्चन का 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के फ्रेंड सर्कल में, ताकि जो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे कोचिंग, महंगी कोचिंग, तो वो ये इस प्लेटफॉर्म पर आकर मतलब कोई, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको सर्कुलेट कीजिए, ताकि जो भी बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो इस चैनल, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ सकें और एक जॉब प्राप्त कर सकें। सो दे कैन हेल्प देमसेल्व्स, यही मेरा मोटिव है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना है। जय हिंद, जय भारत।